हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड द्वारा, जी हाँ मेरे दोस्त, ऑफिशियली बोर्ड द्वारा जो ये आप लोग का गणित का मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, उसको और पूरा का पूरा इस एक वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग के 20 एमसीक्यू के साथ-साथ जो इधर आपके बड़े-बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपके 2-2 मार्क वाले प्रश्न है, 4-4 मार्क वाले और 6-6 मार्क वाले, सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और जो अथवा वाला प्रश्न दिया है उसको भी करेंगे, एक भी प्रश्न हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चूंकि ये बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया, आप सब जानते हो, ठीक है। इसे आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग के एग्जाम में आएंगे, और उसके अलावा जो भी इसमें क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बेस पे और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको डिटेल्ड में एकदम सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है, और एकदम मैं एक एक क्वेश्चन पे टाइम लेकर इसको मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। क्लियर? तो हो सकता है इसमें आपको टाइम लगे ज्यादा, लेकिन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मैं धीरे धीरे सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं कि फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कराता रहूं, ये इसका ए इसका बी, तो ये गलत तरीका होगा भाई। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो को। बाकी आप अपनी 1.5 से 2 घंटे की कुर्सी की पेटी बाल दो भैया, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और बाकी देखो इसका ना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इधर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप जानते हो कि उसका हमने सॉल्यूशन अच्छे से पहले से ये कर रखा है, ठीक है। लक्ष्य बैच में ये हमने ऐड कर रखा है, ये सारा का सारा पीडीएफ, ठीक है। तो आप जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर इस पीडीएफ से लक्ष्य बैच में प्रैक्टिस भी करना। क्लियर मेरे भाई? और अगर आप भी लक्ष्य बैच से जुड़ना चाहते हो तो हमारी ऐप है, मैं आपको दिखा दूं, पहले थोड़ा बता दूं और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करना चालू करते हैं, ठीक है। ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। 1 मिनट यार, और ये लाइट भी ना, 1 मिनट बंद करता हूँ लाइट। चलो, ये हमारी एक ऐप है, ओपन हो रही है, 1 मिनट। ओके चलो, ये ऐप ओपन हो गई। आप इसको डाउनलोड कर लेना, भले ही लक्ष्य बैच से आप न जुड़ना चाहो। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ आपका प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। और इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो और कोर्स में जाओगे, यहाँ क्लास 10th में जाओगे, यहाँ 99 रुपये पेमेंट करने को बोलेगा, ठीक है। तो एक बार और क्लिक करोगे, यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस QR कोड पर किसी अपने भैया से या किसी से भी पेमेंट कराकर और इस नंबर पर आप मैसेज कर दोगे ना, तो आपको बैच में ऐड करा दिया जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 के सातों सेट के हर एक सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे अच्छे से डिटेल में, वीडियो के साथ पीडीएफ भी। जैसे ये पीडीएफ आपको ऐसे दिया जाएगा, देख लो कितना अच्छे से ये सॉल्यूशन किया गया है, ठीक। और उसके अलावा आपको यहाँ पे टेस्ट भी हर एक पेपर का दे दिया जाएगा। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये, 299 रुपये थी, अब 99 रुपये कर दी गई है। तो चलो, ये तो रहा बैच के बारे में, ठीक। बाकी चलो इसको हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग का 20 एमसीक्यू है, यानी 20 मार्क वाले शुरू के, उनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, कि किन्हीं दो संख्याओं का हमें एलसीएम, एलसीएम मींस वही आपका लॉसा, ठीक है, और एचसीएफ यानी मौसम, महत्तम समापवर्तक, और ये लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, दिया हुआ है। और एक संख्या 12 दे रखी है, तो दूसरी संख्या में पूछा जा रहा है। सिंपल, आप जानते हो भाई कि किन्हीं दो संख्याओं का, यानी पहली संख्या किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये आपकी दूसरी संख्या, दो संख्याओं का ये गुणनफल उन संख्याओं के लॉसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। लॉसा और मौसा, ठीक है, मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये सीधे सीधे आप फार्मूला याद रखना। अब आपके एग्जाम में क्या करेगा कि इसमें से 3 ठे कोई दे देगा, एक को गायब कर देगा। जैसे कि यहाँ पे दो संख्याओं में हमें एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 दे रखा है, तो बराबर में इधर 60 दे रखा है लॉसो, और गुणे ये हम लोग का मौसो यानी एचसीएफ 3 दे रखा है, और एक संख्या 12 दे रखा है। तो मान लो एक संख्या, पहली संख्या 12 है, तो मान लो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या की जगह पे रहने दो उसी तरह। तो अब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो उधर जाकर बट्टा हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 60 गुणे 3, और ये इधर आकर बट्टा हो जाएगा, बट्टे 12, तो 12 पचे 60 और 5 तेई 15, ठीक, 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो इस तरह आप लोग के एग्जाम में हो सकता है कि कभी कभी दो संख्याएं दे दे और एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछे, तो सिंपल इसी फार्मूले पे जो जो दिया हो उसको रख लेना, और एक जो बच रहा है उसको आप मतलब ज्ञात कर लेना सॉल्व कर कर। सिंपल है, ठीक। चलो, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ओके, देखो, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे गुणनफल हो, चाहे कभी कभी आपके एग्जाम में भागफल पूछता है, तो चाहे गुणनफल हो चाहे भागफल, वो हमेशा अपरिमेय होता है। डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। चलो,
आगे देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे तो हर एक पेपर सेट में आपके पूरे 7 पेपर सेट आएंगे 2024 में भी पूरे यूपी में, तो 7 में से हर एक पेपर सेट में ऐसा सवाल रहेगा और किसी न किसी 2 या 3 पेपर सेट में ये भी क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम यही, ठीक। क्या बोला जा रहा है कि रेखा युग्म समीकरण, ओके, ये रेखा युग्म का हमें समीकरण दिया है x + 2y - 5 बराबर 0 और यहाँ पे 4x + 8y - 20 बराबर 0, ठीक है। के हल होंगे, ओके, इसका हल पूछा जा रहा है कि इसका हल होंगे कितने हल होंगे, केवल एक अद्वितीय हल होगा यानी एक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यानी कई सारे हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर 2 हल होंगे। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हो कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में आप अनुपात याद करते हो, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये सवाल है। तो चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ a1 की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आपका ये क्या हो जाएगा, y का गुणांक यहाँ पे जो है ये आपका b1 हो जाएगा, और ये c1 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला c1, ये आप चिन्ह के साथ लोगे -5, ठीक है। इसके साथ मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई कोई भी संख्या होती है जैसे 1 2 3 इसको लिखते हो तो इसके सामने मतलब पहले से ही प्लस होता है और उसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस होता है तो उसको लिखा जाता है, ठीक। तो इसलिए मैं c1 का आगे ये -5 है तो -5 लगाया है, और 2 का आगे प्लस है तो प्लस को मैं नहीं लगाया क्योंकि b1 का मान तो डायरेक्ट मतलब ये धनात्मक की संख्या है, क्लियर। चलो और यहाँ पे देखो ये a2, ठीक है, तो यहाँ पे a2 का मान हम लोग का 4, उसके बाद ये हम लोग का b2 का मान 8 और c2 का मान हम लोग का -20। अब यहाँ पे छाट लिए, अब हम लोग चलो अनुपात याद करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में। तो देखो अगर हम लोग देखें a1/a2 b1/b2 b1/b2 और c1/c2 में अनुपात, यहाँ अभी तो मैं बराबर नहीं करता हूँ, तो क्या हमें अनुपात मिलता है, तो देखो a1 का मान 1 और a2 का मान हम लोग का 4 बराबर b1/b2, b1 हम लोग का क्या है भाई, b1 हम लोग का ये 2/b2 तो वो 8 हो जाएगा, और मान लो इसके बराबर करता हूँ c1/c2, तो c1 हम लोग का -5 और c2 हम लोग का ये -20, ठीक। अब ये बराबर है कि नहीं बराबर, ये मैं ऐसे ही बराबर लगा दिया, अभी इसको कटाकर देखते हैं। तो ये 1/4 हो गया और ये 2 चौका 8 यानी 1/4, ठीक है, ये तो आपस में बराबर हैं। और ये देखते हैं 5 चौका 20, 4 और माइनस कट गया यानी ये भी बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर हैं, यानी ये सभी बराबर है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का अनुपात बराबर है। तो इस स्थिति के लिए आप जानते हो इस स्थिति के लिए क्या होता है, कितने हल आते हैं भाई, तो इस स्थिति के लिए अनेक हल आते हैं, इस स्थिति के लिए क्या आते हैं, अनेक हल आते हैं। देखो इसके 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में आपको थोड़ा बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, आप जानते भी होंगे। आप देखो जब a1/a2 का जो अनुपात होता है इक्वल टू नॉट b1/b2 के अनुपात के बराबर होता है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तो इस स्थिति में केवल एक हल आता है। केवल कितना हल आता है, केवल एक हल, यानी जो भी समीकरण दी हो उसका एक हल आता है। और रेखा के रूप में पूछे तो रेखाएं एक दूसरे को इस रूप में क्या करती है, एक जगह पे प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। उसके अलावा दूसरा इसका क्या है कि अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और यही बराबर हो जाए c1/c2 के, तो इस स्थिति में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे ये स्थिति आई थी, ठीक है, तो इस स्थिति में अनेक हल आते हैं, जो भी समीकरण होती है उसके अनेक हल आते हैं, अनेक हल आते हैं। और इस रूप में जो रेखाएं होती है एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है या ओवरलैप होती है, पहली रेखा दूसरी रेखा इसी के ऊपर, इसका मतलब बहुत सारे बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए उसका अनेक हल होगा कह सकते हैं, ठीक। तो ये दूसरी कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है भाई कि जब a1/a2 का मान बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो किसके, c1/c2 के, तो ये एक स्थिति होती है। और इस स्थिति में क्या होता है कि एक भी हल नहीं होता है, जो भी समीकरण दी होती है उसका एक भी हल नहीं होता है। और इस स्थिति में अगर रेखा के रूप में देखा जाए तो रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होंगी तो कहीं भी नहीं काटेंगी और कहीं भी नहीं काटेंगे तो वही एक भी हल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन आप लोग याद रखना, इन्हीं 3 कंडीशन पे आप लोग को अलग अलग सवाल मतलब बनेगा, जैसा कि ये आपका ये सेकंड वाले कंडीशन पे ये आपका सवाल बना है, ठीक। तो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर है इसमें, तो ये इसका हल जो होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और यही अगर ऑप्शन में रेखा के रूप में दे दे तो कह देगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। संपाती कहने का मतलब कि ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर, ठीक, तो रेखाएं संपाती होगी, उस पर आप मतलब सही लगाओगे। क्लियर, अच्छे से क्लियर पूरा इसका कॉन्सेप्ट।
चलो अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो हमें कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या की बात आ गई तो बड़ी संख्या मीन्स आप जाना कि HCF, जहां बड़ी से बड़ी कह दे मतलब HCF, ठीक। तो वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ओके, शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। 70 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 125 से विभाजित करने पर 8। अब देखो शेषफल इतना प्राप्त होता है, अगर पूर्ण रूप से कटाना हो तो इसको हम लोग शेषफल को घटा देंगे तो तब फिर भाग देंगे तो हम लोग का पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसे जैसे हम लोग का भैया 11 है, ठीक है, 11 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो हम लोग का शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और वही अगर शेषफल हम लोग घटा देते हैं 11 में से, ठीक है, यानी उस संख्या में से, तो जो संख्या बचेगी वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ 70 और 125 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 70 में से 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटा देंगे, तो अब वो जो संख्या होगी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इस तरह इन दोनों में से ये दोनों घटाकर और फिर जो बचेगा उसका HCF निकाल देंगे, हमें बड़ी से बड़ी बोला है तो, ठीक। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखो 70 में से आपका 5 जाएगा तो आपका 65 होगा, ठीक, और 125 में से 8 जाएगा तो 117 3, हाँ 117 होगा, ठीक। अब देखो ये जो 2 बचा, अब इसका HCF निकाल दो। HCF अलग अलग विधि से आप निकाल सकते हो, आपका मन गुणनखंड विधि कैसे निकालते हो, बाकी मैं भाग विधि का यूज करता हूँ। तो 65 से हम 117 में चलो ये भाग देते हैं तो एक बार ही जाएगा, 65 एकम 65, ठीक। इस 7 में से 5 गया 2, ये 11, 6 5 11 52 हो गया, ठीक। अब देखो 52 छोटा हो गया तो इस 65 में हम लोग अब भाग देंगे तो 52 एकम 52, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, ये 6 में से 5 गया, हम लोग का क्या बचा, 1 बचा, ठीक। अब देखो ये 52 में फिर हम लोग भाग देंगे क्योंकि अब ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो 13 39 13 चौका 52, ठीक। ओके, ये अब कट गया, देखो अब कट गया तो अंत में जो यहाँ पे ये मतलब हम लोग का भाजक बचा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हम लोग का HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर आपका क्या हो जाएगा 13 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी जो संख्या बोल रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। तो आप 13 से 70 और 125 को विभाजित करोगे ना तो शेषफल आपका 5 और 8 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप भाग देकर देख लेना, आप भाग दोगे तो आपका इसमें आपका 5 शेषफल बचेगा और इसमें आपका 8 शेषफल बचेगा। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये हम लोग का 4th था ना, 5 नंबर यानी 5वां प्रश्न। यह क्या है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 गुणजों का हमें योग पूछा है। तो 3 के सबसे पहले तो हम लोग 5 गुणज लिखते हैं। 3 के पहले हम लोग के अब 5 गुणज क्या हो जाएंगे भाई, तो एक तो 3 हम लोग का एक स्वयं हो जाएगा, 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, एक स्वयं हो जाएगा, 3 एक स्वयं हो गया। और अगला गुणज 2 3 दूना का 6, अगला तितली का 9 और 3 चौका 12 और 3 5 15। देखो 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। अब इनका हमें 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा है, तो इनका योग पूछा है। तो योग भाई एक तो सिंपल तरीका है कि इनको आप जोड़ दो। तो देखो 6 3 9 और 9 और 18 हो गया, और ये 15 और 12 कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 1 2 27 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 8 7 15 का 5 2 1 3 और 1 हासिल 4 यानी 45। आपका 45 आंसर निकल कर आ गया, ठीक। तो ये 45 हो जाएगा। लेकिन देखो ऑफिशियली इसका ये तो शॉर्ट तरीका हो गया, शॉर्ट तरीका नहीं मतलब ये कोई वैलिड तरीका नहीं है। अगर आपसे यही मतलब पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है, कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करो, या ऐसे लिख देगा आपसे कि 3 कामा 6 कामा 9 कामा 12, मतलब 3 का गुणज लिख रहा है और डॉट 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 अंत में जाकर मान लो यहाँ पे 60 आ गया, 60 तक है ये, ठीक है, मतलब 3 6 9 12 इसी तरह करते करते 60 तक ये है। इसका हमें पूछ दिया कि योग ज्ञात करो, इनका योग ज्ञात करो, योग ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को आप मतलब करोगे तो मतलब बहुत दिक्कत होगी भाई, मतलब 3 6 9 12 उसके बाद यहाँ 15 है, 15 के बाद 18, मतलब 3 के गुणज कहाँ तक है 60 तक, और सबका आप जोड़ोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है इसको करने का, तो समांतर जो श्रेणी है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन उसका यूज करते हैं। जैसे चलो इसी सवाल में हम लोग यूज करते हैं, जैसे 3 के हम लोग प्रथम 5 गुणज देखे थे, 3 6 9 12 और 15, ठीक है। इसके 3 के हम लोग के 5 गुणज हो गए। अब देखो इसमें हम लोग का शुरू वाला पद जो है पहला पद उसको हम जानते हैं भाई किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और अंतिम वाला पद हम लोग का क्या होता है, एल होता है। और आप देखो ये एपी में है यानी समांतर श्रेणी के रूप में है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के रूप में है। कैसे कि देखो 3 6 9
हमेशा देखो हर जगह 9 और 6 घटाओगे, 9 में से 6 तो 3 बचेगा, 12 में से 9 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, या फिर 15 में से 12 घटाओगे यानी 2 पद ले लोगे और A2 इसको A1 A2 पहले वाले को A1 बोलते हैं, दूसरे वाले को A2, तो A2 में से A1 घटाओगे तो हमेशा देखो हर जगह 3 बच रहा है, यानी D का मान यानी सर्वांतर 3 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है, AP में है। तो समांतर श्रेणी में है तो पहला पद A, अंतिम पद L, और जब ऐसा हो जाता है तो सभी पदों का योगफल का एक फार्मूला आपका होता है, ठीक है, योग का फार्मूला होता है SN बराबर, वो क्या होता है N/2 और कोष्ठ में A + L, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है योग का। हालांकि योग का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है SN बराबर, वो होता है N/2, ठीक है, कोष्ठ में 2A + N-1 इंटू D, लेकिन ये कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा जाएगी इसलिए ये मैं करता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें आपका अंतिम पद मालूम हो ना, अंतिम पद मालूम हो, ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, और अंतिम पद यहाँ में मालूम है कि 15 है, तो देखो अब इस फार्मूले पे हम लोग यूज करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ बहुत बड़ा मतलब केवल यहाँ 5 दिया था और 20 गुणज दे दे, 30 गुणज दे दे, तो आप जोड़ने जाओगे तो टाइम लेगा, और ये कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक। तो देखो SN बराबर अब क्या हो जाएगा, अब N/2, और N क्या है, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो N की जगह 5 रख दो और बटे 2 है तो 2, और यहाँ पे A + L यानी पहला पद, तो पहला पद हम लोग का इसमें 3 और अंतिम पद 15, तो पहला पद 3 और L अंतिम पद 15। अब बस इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा 5/2, और कोष्टक टूटेगा तो गुणा, और 15 3 18 हो जाएगा, ठीक। 16 7 18, और ये 2 9 18 और 9 5 45। देखो इस तरह से भी 45 आंसर आ रहा था, हम लोग सीधा सीधा जोड़ रहे थे तो भी 45 आंसर आ रहा था। तो ऑफिशियली ऐसे सवालों को करने का तरीका आप जान गए कि कैसे करोगे, समझ में आ गया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला हम लोग पांचवें के बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओके, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं एक एक क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आएंगे भाई, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के आधार पे अलग जो भी और क्वेश्चन भी आते हैं, इसी सब क्वेश्चन के आधार पे आएंगे, तो इसलिए इनको डिटेल में सॉल्व करना जरूरी है। इसलिए मैं टाइम लेकर अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं इन क्वेश्चन से, उनको भी मैं आपको साथ में डील कराते जा रहा हूँ, ठीक। नहीं तो मैं बस इसका मतलब क्या है, बस कैसे भी आंसर निकालता आगे बढ़ता, समझ रहे हो बात को। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये द्विघात समीकरण एक दे रखा है, 2x² - 4x + 3, ठीक है, बराबर 0। इसके बारे में हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। ओके, ये कथन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, ठीक। चलो हम लोग विचार करते हैं। दिए गए समीकरण के विविध कर, ओके, विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है। समीकरण के मूल वास्तविक, ओके, ये वास्तविक विविध कर बार बार कह रहा है, इसका मतलब हमें विविध कर निकालना पड़ेगा। चलो विविध कर निकालते हैं। विविध कर D = क्या होता है, वो होता है B² - 4AC। और किसी भी द्विघात समीकरण में जानते हो कि x² का गुणांक ये A होता है, और x का गुणांक यहाँ पे ये B होता है, और अंत में ये वाला C होता है, और सारी चीज़ें चिन्ह सहित लेते हैं। अगर B का मान हम लेंगे तो -4 लेंगे, A का मान लेंगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 लेंगे, और चूंकि आगे अगर माइनस आगे लगा रहे तो A का मान हम लोग -2 लेंगे, लेकिन माइनस तो लगा नहीं है, ठीक है। चलो यानी धनात्मक है 2, तो देखो B², तो B का मान हम लोग का -4 है, तो -4 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, -4 × A का मान हम लोग का 2 है, और गुणे C का मान हम लोग का 3 है। अब देखो यहाँ पे -3 रहता तो यहाँ पे हम लोग -3 लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, चिन्ह सहित लेते हैं, ठीक। तो देखो बराबर ये 4 का 16, -4 × -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 4 यानी 16, और ये 4 दूना का 8, और 3 का 24, आगे माइनस तो -24, ठीक। ये देखो -8 आपका बचेगा यहाँ पे। अब देखो D का मान क्या गया भाई, D का मान आपका माइनस निगेटिव आ गया, यानी जो D का मान यहाँ पे आया भाई वो <0, मतलब 0 से भी कम आया है। D का मान जो है वो क्या है, 0 से भी कम है, <0, यानी मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि निगेटिव में है, ठीक है। D का मान यानी विविधकर का मान क्या है, निगेटिव है, क्लियर। तो देखो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो मूल होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि हमें माइनस में भाई यहाँ डिस्क्रिमिनेंट विविधकर माइनस आ रहा है। देखो 3 स्थितियाँ होती है। फर्स्ट स्थिति ये होती है कि D का मान कैसा आ जाए, D का मान माइनस में आ जाए, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड स्थिति क्या होती है कि D का मान भाई ये भी तो हो सकता है कि धनात्मक आ जाए, मतलब 5 10 यहाँ हल कर रहे थे तो यहाँ 5 10 15 धनात्मक भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर धनात्मक आ जाए मूल, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, ठीक, क्लियर। उसके अलावा एक ये तीसरी एक स्थिति होती है कि अगर
डी का मान जीरो आ जाए, जीरो तो भी आ सकता है, ये तीन स्थितियां हो सकती है। डी का मान आप निकालोगे तो एक तो मतलब माइनस में चला जाएगा यानी जीरो से पीछे चला जाएगा, या जीरो से आगे यानी धनात्मक चला जाएगा, या जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो इस स्थिति में भी क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। इस स्थिति में भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्लियर भाई। और वास्तविक और साथ में यहाँ पे एक याद रखना, समान भी, मूल जो होंगे समान भी होंगे। और ये धनात्मक आएगा तो मूल क्या होंगे, मतलब वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक, चलो। और इस स्थिति में तो डायरेक्ट आप लोग याद रखना काल्पनिक। तो अब देखो ये तीन स्थितियां, पूरा मैं अंदर भी जा रहा हूँ, ठीक है। ये मूलों की प्रकृति मैंने आपको बता दी, इसलिए टाइम लग रहा है, टाइम पे भी ध्यान मत दो, आप अच्छे से पहले पढ़ो। तो देखो अब हम लोग का यहाँ पे डी का मान निगेटिव आ रहा है यानी मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे देखो कथन दिया, कथन को छाटते हैं। दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, शून्य से कम है, निगेटिव में आ रहा है तो बिल्कुल शून्य से कम ही है, क्योंकि भाई जीरो के पीछे निगेटिव होता है। तो माइनस यहाँ पे आ रहा है डी का मान, ठीक है, -8, तो जीरो से कम ही तो है। अब देखो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, सही बात है भाई, मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, तो ये भी सही है। समीकरण के विविधकर शून्य है, शून्य नहीं है भाई, शून्य से कम है। समीकरण के मूल वास्तविक, वास्तविक तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग का कथन ए और बी दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो हमें सही कथन छाटना है भाई। तो सही कथन देखो, अब इसके लिए ऑप्शन दिया है कि ए और बी सही है, तो बिल्कुल ए और बी सही है। ए और डी सही है, नहीं नहीं, सी और डी, ये देखो ये तीनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया। चलो, तो मूलों की प्रकृति से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। मूलों की प्रकृति आप लोग याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना याद रखना, डी = b² - 4ac, जिसको आप विविध कर भी बोलते हो। अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। 7वां क्या है कि हमें एक AOBC, हमें एक आयत दे दी है, एक हमें आयत दे दिया है AOBC, और इसमें हमें तीन शीर्ष दिया है। ए पहला शीर्ष है जिसका निर्देशांक 0, 3 है, ओ दूसरा शीर्ष जिसका निर्देशांक 0, 3 है, और एक तीसरा शीर्ष जो बी है उसका निर्देशांक 5, 0 है। हमें एक जो है सिरा, जो एक सिरा या शीर्ष है उसका निर्देशांक नहीं दिया है, और हमें विकर्ण पूछा जा रहा है कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आयत बनाते हैं। आयत क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ये आपका इस प्रकार का आयत होता है। अब इसमें 3 सिरा दिया है AOBC, तो मान लो ये आपका ए है, ये ओ है, ये वाला आपका बी है, ये वाला आपका सी है। तो इसमें ए का निर्देशांक हम लोग का दिया है इसका 0,3, इसका निर्देशांक ये भी दिया है 0,3, और इसका निर्देशांक दिया है 5,0, और इसका निर्देशांक हमें नहीं दिया है क्योंकि सी का तो कहीं दिया ही नहीं है। तो चलो इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें हमें विकर्ण पूछा जा रहा है। तो विकर्ण क्या होता है, जो बीचों बीच ये भुजा को मिलाता है, ये हो गया विकर्ण, ठीक है, या फिर ये हो गया। और आयत के विकर्ण आपस में बराबर ही होते हैं, तो आप चाहे ये वाला मान निकालो, ये वाला, ठीक। चलो, तो अब इससे तो हम लोग निकाल नहीं सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका निर्देशांक दिया ही नहीं है। तो इसका यूज कर यानी AC का यूज कर हम लोग विकर्ण नहीं निकाल सकते, विकर्ण की लंबाई इसका यूज कर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्देशांक दिया है, यहाँ पे निर्देशांक, अंतिम बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, और यहाँ से यहाँ के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी फार्मूले से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे, और वही विकर्ण होगा। तो विकर्ण OB बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण OB बराबर √। अब देखो किसी को भी आप A1 A2 सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, ओके चलो देखो, अब यहाँ किसी को भी आप x1 y1 या x2 y2 मान सकते हो। और चूंकि हम लोग का फार्मूला होता है दूरी फार्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है √x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2 - y1 होल का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं इसी को मान लेता हूँ, इसको x1 और इसको मैं y1 मान लेता हूँ, और इसको मैं x2 और इसको y2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग का x2 - x1 है, तो x2 का मान यहाँ पे देखो ये 0, तो 0 - x1 के जगह पे हम लोग 5 माने हैं, तो 5। बाकी इसका उल्टा भी आप मान सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक। इसको भी आप x1 y1 और इसको आप x2 y2 मान सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक। इसका वर्क कर देते हैं, प्लस y2 हम लोग का 3 है, तो 3 माइनस y1 के जगह पे 0 है, तो 0, और इसको वर्क कर दो, सिंपल। अब इसको हल करो, देखो 0 में से -5 यानी -5 बचेगा, और -5 का वर्ग होता 25 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, 3 में से 0 गया 3, और तितली का 9। अब इसको आप जोड़ो तो ये 25 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 4, 34 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 34 आंसर आ रहा है, 34, ओके, √34 सही है, बिल्कुल क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 के बाद 8 नंबर। यह क्या है, यह है कि यदि समीकरण, एक ही हमें समीकरण दे दिया है, ठीक, और x घाते 2 यानी और kx - 5/4, देखो इसमें ये क्या है,
ये द्विघात एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक, तो देखो जहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है और एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है, तो देखो बी के जगह पे यहाँ के कर दिया है, कोई संख्या यहाँ पे रहनी चाहिए। यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर के यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो मतलब ए का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इसके जगह पे के कर दिया और सी के जगह पे -5/4 है और बराबर 0 दे रखा है। इसका एक मूल दे रखा है, चूंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, तो उनमें से एक ये शून्यक या एक मूल दे रखा है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें ये के का मान ज्ञात करना है। तो देखो जो द्विघात समीकरण के प्रत्येक मूल होते हैं उस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है, संतुष्ट करते हैं। तो एक मूल जो दिया है यहाँ पे, उसको इस जो एक्स है उसके जगह पे रखोगे और रखकर इस के का मान ज्ञात कर लो, क्योंकि एक्स के जगह पे रखोगे तो वो मूल 0 के बराबर आंसर देगा, क्योंकि वो मूल सेटिस्फाइड करेगा। सिंपल सा तरीका है कि अगर एक मूल दिया है और यहाँ पे मतलब कोई यहाँ पे एक मतलब गायब कर दिया है चीज़, जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे बी के जगह पे एक संख्या रहनी चाहिए लेकिन उसको गायब कर दिया है, तो सिंपल उसको उसी तरह रहने दो, एक्स के जगह पे जो भी मूल दिया है उसका मान रखो और फिर हल करो और आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 बराबर 0 दिया है और एक मूल हम लोग का 1/2 दिया है, तो चलो एक्स के जगह पे 1/2 रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का वर्ग यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस के एक्स यानी के गुणे 1/2 यानी k/2 हो जाएगा, और माइनस ये 5/4 उसी तरह रहने देते हैं बराबर 0। अब इसका हम लोग लसा ले लेते हैं, 4 2 4 का लसा 4, ये देखो 4 एकम 4 1 और ये प्लस है तो प्लस, 2 दूना 4 2 के हो जाएगा, और ये 4 एकम 4 1 से गुणा होगा तो ये -5। ठीक है, 5/4, ओके ठीक है। अब देखो बराबर ये 0। अब देखो ये देखो 1 और -5 -4 बचेगा, तो 2 के -4 बराबर ये 4 से इधर गुणा होगा तो 0 ही होगा, या 2 के बराबर ये 4 उधर जाएगा बराबर के -4 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के बराबर 4/2 बराबर 2। ठीक, तो ये आपका 2 आंसर निकल कर आ गया। के का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसी तरह करोगे, अगर एक मूल दिया हो तो एक्स के जगह पे उसको रख दोगे हर जगह, और फिर उस जो भी समीकरण दिया है उसको हल करोगे तो आपका जो भी संख्या यहाँ पे गायब किया होता है उसका मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब देखो यह अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, दो समरूप त्रिभुज होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, बिल्कुल सही है। यदि संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त दोनों ये सही है। ये वाला आपका ये OMR शीट में ये वाला लगाओगे। ठीक, चलो तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, सेम टू सेम ये तो एक यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पेपर में, और इसके आधार पे हो सकता है और भी क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए। चलो क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है। ओके, देखो यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मान लो हम लोग का एक ये ABC, ये हम लोग का ABC एक इसमें कोण C हमें 90 अंश रखना है, ये यानी ये हम लोग का 90 अंश है। ठीक, ये C है क्योंकि यही तो लंबवत है, यही 90 अंश। ठीक, अब देखो दो भुजा एक मतलब दो बिंदु, तो ये A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ। ठीक, चलो अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, तो कोण C 90 अंश है बिल्कुल। AC बराबर 3, AC बराबर 3, AC ये है तो ये 3 हमें दिया है, और BC बराबर 4, BC यानी ये वाला CB बोल लो या BC बोल लो, ये हमें 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। ओके, तो इस बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग देखो ये हम लोग का ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का हम मान निकाल लेते हैं। तो ये कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण इक्वल टू करनी में हम लोग का यानी √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो तितली का 9 और चचो का 16 25 यानी आपका 5 निकल कर आ जाएगा। ये AB की लंबाई आपकी 5 हो जाएगी। ठीक, अब देखो इस C से जाने वाली माध्यिका की हमें माप ज्ञात करनी है। ठीक, तो C बिंदु से ये हम लोग की मान लो इधर से माप माध्यिका हम ले जाते हैं। अब देखो माध्यिका का ये गुण होता है कि जिस भुजा की तरफ ये जाती है, मतलब यहाँ से देखो इस कोण से जा रही है इधर, तो इसको क्या करेगी कि दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। मतलब ये जो यहाँ पे जो बिंदु है, इधर आधा भाग इधर भाग मतलब आधा भाग, यानी AB अगर हम लोग का 8 है तो अब यहाँ पे ये इधर वाला 4 हो जाएगा, इधर वाला 4 हो जाएगा। यानी माध्यिका सामने वाली भुजा को क्या करती है, द्विभाजित करती है, आधे आधे भागों में बांट देती है। तो अगर AB हम लोग का पूरा ये 5 था, हमने निकाला अभी, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 5/2 यानी 5 का आधा, या इसको सीधे सीधे आप 2.5 भी 2.5 भी लिख सकते हो। क्लियर मेरे भाई। और देखो
एक और गुण होता है माध्यिका का, एक तो ये आधे आधे में मतलब विभाजित करती है, उसके अलावा इस पे लंब भी होती है। तो यहाँ इस पे क्या होगी, लंब होगी। लंब होने का मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो माध्यिका सामने वाली भुजा को द्विभाजित करती है, साथ ही उस पर लंब भी होती है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा, तो ये छोटा वाला जो आपका त्रिभुज दिख रहा है अब ये वाला, ठीक है, ये भी एक समकोण हो जाएगा, जिसमें आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें अब देखो ये लंब हो गया, ये हम लोग आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब हमें यहाँ लंब की लंबाई इसी की तो मान मतलब माध्यिका यही है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो एक तरह से ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज में ये लंब है, तो लंब हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से अब लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर वही अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो अब कर्ण क्या है, तो कर्ण हम लोग का ये 4 है, तो चचो का ये 16 हो जाएगा, माइनस आधार क्या है भाई, आधार ये हम लोग का ये वाला, तो ये वाली दूरी हम लोग की 5/2, क्योंकि ये पूरी दूरी 5 थी, ये माध्यिका समद्विभाजित इसको करेगी, तो यहाँ से ये दूरी 5/2 यानी 5 का आधा हो जाएगी। और इसका आधार का वर्ग है, तो 5 और 25/2 दूना का 4। ठीक है, यानी 5/2 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 5 और 25 और 2 दूना का 4 हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसको हल करते हैं। देखो अब देखो 16 चौका ये 64 माइनस 25/4 हो जाएगा, मतलब 16 में से आप घटाओगे इस तरह, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब 64 में से 25 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 14 9, ठीक है, ये 3 2 5 यानी 39/4 अंडर रूट में। ठीक, अब देखो ये 39 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं भाई, तो इसको उसी तरह छोड़ देंगे, रूट से बाहर 4 निकल कर 2 हो जाएगा, यानी रूट में 39/2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर देखो, आंसर हमें पूर्ण संख्या के रूप में दिया है, ऐसा हमें नहीं दिया है, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो इसको यहीं पे हल करते हैं। ठीक है, जैसे रूट में 39/4 है, रूट में 39/4 है, तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो ये 39 है भाई। ठीक है, तो 4 9 36 9 और हम लोग का 37 38 39 40 4 बता, तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20 नहीं 4 9 36 37 38 39 3 बचा। ठीक है, ध्यान देना, देखो यहाँ भाग ही दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 39 भागे हम लोग का 4 है, 4 9 36। ठीक, 9 में 6 गया 3, ये कट गया। अब देखो इसमें से 4 में अब भाग मतलब ये भाग अब नहीं जाएगा भाई, तो हम लोग दशमलव बढ़ाकर यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 छक्का 24 4 7 28 यानी 9 दशमलव कुछ होगा। तो 9 दशमलव मान लो कुछ हो रहा है। ठीक, तो ये किसके आसपास होगा भाई, 9 का हम लोग का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है, यानी 3 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये 3, इसीलिए आप एग्जैक्ट आंसर मार सकते हो। अब कहोगे कि 3.5 है, तो 3.5 नहीं होगा, ये काफ़ी मतलब इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा ये वाला। क्लियर मेरे भाई, तो कैसे निकला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर मान लो ये सवाल आ जाते तो मैं जानता हूँ आपको तो आंसर ही लगभग याद हो गया होगा, तो डायरेक्ट आप मतलब ट्रिक कर दोगे इसको। तो भाई किसके पेपर में आता है ये देखते हैं, उसकी भाग अच्छी होगी। और उसके अलावा भाई अगर मतलब इसके आधार पे भी आता है सवाल, तो ये पूरा का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे आपको करना है, तो आशा करता हूँ आप कर भी लोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भाई बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के एक्चुअली मैं मतलब सॉल्व कर रहा था पहले भी, लेकिन इसको मतलब बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में। ये देखो ये क्या है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो साइन घात 4 थीटा प्लस कॉस घात 4 थीटा का मान होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसको 1 नंबर में नहीं डालना चाहिए था, कम से कम 2 नंबर में या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन ये क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे से मुझे नहीं लगता कि ये होगा। चलो इसको कैसे करना है हल, इसके लिए एक और सादा पेज ले लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। चलो देखो हमें क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, हमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दे दिया है। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया है, इसके दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल वर्क कर दूंगा, और इधर भी मैं 1 का होल वर्क कर दूंगा। मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क कर दिया। तो अब देखो इसको तोड़ते हैं फार्मूले पे, a माइनस बी होल के स्क्वायर पे। तो ये a स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a² प्लस b² माइनस
2ab, ए की जगह पे आपका साइन थीटा इंटू 2ab और बी की जगह पे आपका कॉस थीटा, ठीक है। और बराबर ये 1 का स्क्वायर 1, यही आ गया। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो फार्मूला होता है आपका, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। और ये -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो उसको उसी तरह रहने देते हैं। और ये बराबर आपका 1 है उधर तो 1। अब देखो इस 1 को इधर लाते हैं तो ये वाला 1 और ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस है। और ये 2 -2 साइन थीटा कॉस थीटा उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। और फिर पूरा पक्ष हम बदल देंगे, एक में से एक जाएगा तो 0, यानी 0 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी हम लोग इसको ऐसे पूरा पक्ष बदलेंगे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0, ठीक। मतलब ये एक में से जाएगा तो 0 0 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इधर का इधर, इधर का इधर कर देंगे, ठीक। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 हो गया। ये यहाँ से देखो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको और आगे करते हैं सॉल्व। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा है तो इसका मतलब 2 उधर जाएगा तो गुणा है तो बट्टा होगा, यानी 0/2 होगा तो उसका मान 0 के ही बराबर आएगा। तो ये 2 हमें यहाँ पे मान प्राप्त हुए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा यूज होता है, उसको यूज करेंगे। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का किसी तरह ये लाना है, तो इसको लाने के लिए घाते 4 लाने के लिए एक हम यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, यहीं पे थोड़ा लड़के सोच नहीं पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो हम जानते हैं पहले से ही, ये फार्मूला होता है। अब देखो अगर हम इसका वर्क करते हैं तो साइन घाते 4 थीटा कॉस घाते 4 थीटा कहीं ना कहीं हमें मान प्राप्त होगा, ठीक है। जैसा हमने इसका किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका होल वर्क किया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसी प्रकार इसका होल वर्क करेंगे तो साइन घाते 4 थीटा कॉस घाते 4 थीटा सवाल में आएगा। और हमें किसी तरह साइन घाते 4 थीटा कॉस घाते 4 थीटा, साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा हमें मान लाना है। तो अगर इसका हम लोग वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें वो आ जाएगा, तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसका हम लोग चलो अब दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर, क्लियर। तो अब देखो इसका वर्क करेंगे भाई तो क्या होगा, अब देखो ए का स्क्वायर और ए हम लोग का पहले ही साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा ये तो ए है और ए का हम लोग का फार्मूले में ये इसको ए लेंगे तो ये इसका वर्क हो जाएगा, यानी इस प्रकार हो जाएगा, यानी अब ये हटेगा कोष्टक साइन घाते 4 हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर यानी हम लोग का साइन घाते 4 थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी हम लोग का क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका वर्ग है तो कास घाते 4 थीटा वही होगा, तो ये कास घाते 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ ए है, मतलब ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है और इसका होल वर्ग है, ठीक है। तो इसको ए प्लस बी फार्मूले के तोड़े, ए प्लस बी होल के वर्ग के फार्मूले पे तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और आगे क्या होगा प्लस 2ab, 2a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, और b के जगह पे 2ab, तो 2a की जगह पे हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा ए बी यानी वही गुणे, चलो गुणे ही कर लेता हूँ, बी के जगह पे हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा है, क्लियर। और बराबर ये एक का वर्ग तो एक ही होगा। अब देखो आगे करते हैं, साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा। अब देखो हमें किसी तरह इसका मान ज्ञात करना है, नहीं इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म करने के लिए देखो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा यानी वर्ग वाले को थोड़ा हम लोग साइड करते हैं तो प्लस 2। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और गुणे कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा गुणे कॉस थीटा और यहाँ होल का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर मतलब ये कोष्टक हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस रूप में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा तो बराबर 1। अब देखो ये साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा हो गया प्लस 2 और इसके जगह पे देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है भाई, वो 0 के बराबर है, तो इसके जगह पे हम लोग 0 रख सकते हैं और इसका वर्ग है तो वर्ग और बराबर ये हम लोग का 1। अब देखो 0 का वर्ग 0 और फिर 0 से 2 में गुणा होगा तो 0 ही होगा, यानी इस पूरे का मान हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ से ये बचेगा, यानी हम लोग का साइन घाते 4 थीटा बचेगा प्लस कॉस घाते 4 थीटा बचेगा और ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। और हमें मान क्या ज्ञात करना था, इसी का मान ज्ञात करना था कि साइन घाते 4 थीटा और कॉस घाते 4 थीटा का मान क्या होगा
क्या होगा, तो वो 1 होगा। अब देखो ये इतना बड़ा सवाल, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन डाल दिया है तो करे क्या, ठीक है। इसको कम से कम 2 मार्क में या फिर 4 मार्क में पूछा जाना चाहिए था, और पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए पूरा पूरा ये मतलब आप कैसे सॉल्व किया गया इस चीज़ को याद रखना है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में दिया है तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो फाइनली हम लोग का साइन गया था 4 थीटा, काश करते 4 थीटा का जो मान निकल कर आया वो 1 निकल कर आया। तो ये पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये क्या दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a का मान, ओके, और a का मान क्या होगा, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। तो चलो एक जगह पे हम लोग बार बार ये मतलब रख कर चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक 0 रखने पे ही पहला ही हो जाएगा। देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक। तो साइन 2 और एक जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 अंश, ठीक है। अब देखो बराबर 2 साइन 0 अंश, ठीक। अब देखो साइन और देखो 2 से ये 0 मतलब यहाँ पे 30 अंश होता है, तो 30 दूना का 60 अंश हो जाता है, लेकिन 0 अंश है तो इसमें गुणा होगा तो 0 अंश ही होगा, बराबर 2 और साइन 0 अंश यहाँ पे दे। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है भाई, साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है, तो गुणे 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी साइन 0 अंश का मान 0 बराबर ये 2 गुणे 0 बराबर 0, यानी हम लोग का सत्य है। यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ए का मान किसके लिए सत्य होगा, 0 के लिए सत्य होगा। और यही ए का मान यहाँ मतलब यहाँ पे रखने के कारण यहाँ पे हम लोग 0 रखे एक जगह पे, तो ये अलग अलग आता है तो वो सत्य नहीं होता है। तो यहीं आ गया 0 0, तो इसका मतलब यहाँ पे ए का मान 0 के ही बराबर होगा। मतलब एक के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, सिंपल सा है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 यानी 4 tan थीटा बराबर 3, तो देखो मैं बार बार कभी कभी 4 बोलता हूँ, कभी 4 बोलता हूँ, तो वो मेरी आदत है पहले से, तो उसको आप मैनेज करते रहना। यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। चलो इसको करते हैं। यहाँ पे देखो हमें दिया है क्या, 4 tan थीटा बराबर 3, तो यहाँ से हम लोग अगर tan थीटा बराबर देखें तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर, tan थीटा का मान हम लोग का 3/4 हो जाएगा। 4 गुणे tan थीटा है, 4 उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है भाई, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा होल बट्टे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का हमें मान याद करना है। अब देखो हमें tan थीटा का मान मालूम है, तो इसको हम लोग इनको कोशिश करते हैं कि tan थीटा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो tan थीटा के रूप में परिवर्तित करने के लिए साइन बटे कॉस करेंगे तो ये tan हो जाएगा, यानी कॉस से हम लोग ऊपर भाग देते हैं, और ये भी साइन है तो इसमें भी कॉस से भाग देंगे तो tan हो जाएगा, और ये कॉस कॉस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो कि अंश और हर में, अब चूंकि हल नहीं करना है तो आप कैसे भी करते रहो, हल करना होगा तो आप डिटेल में यहाँ लिखोगे कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पे। चलो तो यहाँ डायरेक्ट मैं भाग ही देता हूँ 4, और ये साइन थीटा बटे में मैं कॉस थीटा कर लेता हूँ, और ये माइनस तो माइनस, और कॉस थीटा ये है तो बटे में कॉस थीटा, मैंने मतलब पूरे में मैंने कॉस थीटा ऊपर भाग दे दिया, और ये नीचे देखो 4, और इसमें भी हम लोग देंगे कॉस थीटा से मैंने भाग दे दिया, और ये प्लस है तो प्लस, और कॉस थीटा में यहाँ पे भी मैंने कॉस थीटा से भाग दे दिया। ऊपर नीचे मैंने पूरा पूरा कॉस थीटा से भाग दे दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा मान में, ठीक। अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो ये 4 का 4 और ये tan थीटा हो गया, ठीक। और माइनस से कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और बटे में ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, 4 का 4 उसी तरह, और साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, और ये प्लस है तो प्लस, और कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 4 का 4 और tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा 3/4 के बराबर है, तो गुणे ये 3/4 माइनस 1, और ये 4, और गुणे tan थीटा 3/4 के बराबर है तो 3/4, और ये प्लस है तो प्लस, और 1 है तो 1, ठीक। अब देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 माइनस 1 यानी 2 बचा, और देखो यहाँ पे 3 + 1 यानी आपका 4 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 यानी 1/2 आपका निकल कर आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 1/2 आंसर हो गया ये थर्ड वाला। बाकी इसका और भी कई तरीका है आपका करने का। यहाँ पे tan थीटा का मान आपका मालूम चल गया, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, आप LAL अगर याद नहीं है तो काका के अनुसार, लाल बटा काके के अनुसार ज्ञात कर सकते हो, साइन थीटा कॉस साइन
कॉस टेन, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। फिर आप कर्ण ज्ञात कर लो, कर्ण ज्ञात करोगे तो वो 5 आएगा। और फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा आपका कर्ण होता है। तो आप यहाँ पे उस प्रकार रखकर और उस तरह से भी आप मान ज्ञात कर सकते हो, आपका मन। बाकी ये तरीका काफी आसान है, ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे भाई। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्या है कि सेक ए प्लस टेन ए, और पहले कोष्टक में दिया है, दूसरे कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ओके, चलो देखते हैं इसको, 1 मिनट यहाँ पे। हाँ देखो, आंसर हम लोग का देखो साइन कॉसेक। ठीक है, चलो हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में सेक ए दिया है प्लस टेन ए दिया है, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए दिया है। क्लियर भाई? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो हम देखो किसी को भी एक रूप में परिवर्तित करते हैं, तो सेक को हम लोग कॉस के रूप में परिवर्तित करते हैं और टेन को साइन बटे कॉस के रूप में। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है, तो सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए हो जाएगा। ठीक, प्लस टेन ए के जगह पे हम लोग साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, ये तो फार्मूला होता है। ठीक, पहले कोष्टक में ये हो गया, और इधर मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ क्योंकि साइन कॉस में ही हमें तोड़ना है। चलो, तो इसको 1 माइनस साइन ए इसी तरह रहने देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ऊपर का ऊपर जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये कॉस ए तो उसी तरह रहेगा। ठीक है, कॉस ए, क्योंकि आपका हर बराबर है। ठीक, अब देखो इधर आपका 1 माइनस साइन ए ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? अगर ये कॉस ए नहीं होता नीचे तो हटाते हैं इसको। तो देखो 1 बाई कॉस ए कॉमन ले लेंगे हम लोग इसमें से, पहले वाले में से। ठीक है, इसमें से, तो अगर इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हम लोग का 1 प्लस साइन ए बचेगा, सिंपल है। और ये आपका 1 माइनस साइन ए पहले से ही है। तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी एक कोष्ट में ए प्लस बी और एक कोष्ट में ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है भाई? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 1 बटे में ये कॉस ए का कॉस ए उसी तरह रहने, कॉस ए ये कॉमन लिया था, कॉस ए उसी तरह रहने देते हैं, और 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर भाई, बी स्क्वायर हम लोग का यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो 1 बटे में ये कॉस ए का मान हम लोग का कॉस ए, ओके, साइन स्क्वायर थीटा का जब पे ए है तो ए रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अब ये कोष्टक में तोड़ देता हूँ तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग आपका हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जब पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 2 बार है, तो एक नीचे से एक कट जाएगा, हम लोग का क्या बचेगा, कॉस थीटा केवल बचेगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर निकल कर क्या आया, कॉस थीटा, यानी वही कॉस ए, थीटा का जगह पर ए है, देखो बार बार मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो कॉस थीटा का जगह पे वही ए दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का मान क्या हो जाएगा, इसका कॉस ए, ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का कोण 60 अंश है, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है। अब देखो ये क्वेश्चन गलत लिखा है, मतलब क्वेश्चन तो सही लिखा है लेकिन ऑप्शन इसका गलत दिया है। त्रिज्यीय खंड का चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है आपका, वो होता है आपका थीटा बटा 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर की जगह पे 7 सेंटीमीटर रखोगे और हल करोगे तो ये कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे ये मान इसका कैसा दिया है, ये मतलब आंसर आपका गलत निकल कर आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत छटा है। यहाँ पे सीधे सीधे मतलब पूछ देना चाहिए कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलो तो देखो रख ही लेते हैं, देखो जैसे पाई, और देखो आर की जगह पे हम लोग का 7 है तो आर स्क्वायर इन 49 हो जाएगा, और थीटा की जगह पे हम लोग का 60 है तो 60 अंश रखते हैं, और बटे 360 अंश है। अब इसको हल करोगे तो देखो हल करोगे तो ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि ये दिक्कत वाली चीज़ है। 66 का 36, देखो
49 पाई बटे 6, 49 पाई बटे 6 कहीं मैच ही नहीं होगा ये, तो ये सवाल थोड़ा गलत दिया था। ये सीधे सीधे त्रिज्यीय खंड का यहाँ क्षेत्रफल का फार्मूला पूछना चाहिए था, तो वो आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश हो जाता है। चलो, तो ये क्वेश्चन ये एक तरह से गलत पूछा गया है। बाकी आगे चलते हैं, क्वेश्चन सही पूछा गया है, ऑप्शन गलत दिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो चलो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले रुक जाओ थोड़ा, इसको हम लोग पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। ठीक है, चलो ऑप्शन गलत दिया है तो क्या हो गया, चूंकि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, हम लोग का त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, थीटा बट्टे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अब देखो थीटा की जगह पे हम लोग का 60 अंश दिया है तो 60 अंश रख लेते हैं, और बट्टे में 360 अंश है तो 360 अंश गुणे पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेते हैं, और गुणे आर स्क्वायर, यानी आर का मान 7 दिया है तो 7 7 ये 49 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये आपका कट जाएगा, 0 से 0 6 36, यानी 1/6 हो गया। ठीक, और गुणे ये 7 7 49 7 हो गया, यानी 22 गुणे 7। अब इसको आप हल कर लो। अब हल करोगे तो देखो एक आपका निश्चित कोई ना कोई मान आएगा यहाँ पे, और कोई निश्चित मान यहाँ पे आपका दिया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। चलो 15 नंबर हो गया, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, मतलब एक सुराही किसका संयोजन है भाई, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सुराही जो होती है आप देखे होगे कि मतलब कुछ इस प्रकार का होती है, लंबा सा। ठीक है, तो इसमें एक नीचे गोला होता है और एक ये आपका बेलन टाइप का होता है, तो ये एक गोले और एक बेलन का संयोजन होती है, सिंपल। ये पहला वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का हमें माध्य पूछा जा रहा है, तो सिंपल इसको लिख लो। 1 से 10 तक की हमें विषम संख्या है, तो वो क्या होगी, पहला तो एक ही आपका एक विषम संख्या होता है तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा। इनका माध्य पूछा जा रहा है, तो मतलब माध्य बराबर क्या होगा, वो आपके संख्याओं का योग बटे संख्या। तो ये हम लोग जो भी संख्या थी उनका योग कर लिया, और बटे संख्या, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बटे में हमने 5 कर लिया। अब इसको जोड़ते हैं, 3 1 4, 5 4 9, और 9 18, और 18 7 25, यानी 25/5 हो जाएगा, और ये 5 25 5 निकल कर आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये आपका ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो अगला देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आंकड़े हमें दिया है, इसकी माध्यिका होगी, इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ओके, 1 मिनट, चलो सादा पेज ले लेता हूँ, उस पर बताता हूँ। ओके यार, चलो एक्चुअली मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मोबाइल को मैं चार्ज कर 1-2 घंटे बाद फिर से ये आगे की वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो, तो हमने पिछले वीडियो में मतलब वही मतलब अभी हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, 19वां क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करना है। चलो, तो सही आई थिंक ये 18 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसको मैं फार्मूले के आधार पे बताया था। चलो, इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के भी एक बार और इसको सॉल्व कराता हूँ। वीडियो एडिटिंग में ये 18 नंबर वाला क्वेश्चन मैं हटा दूंगा, और दोबारा ये जो शूट कर रहा हूँ यहाँ से एड कर दूंगा। इसको पूरा इसका राज ही खोल देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर एक पेपर सेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसका पूरा मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखो, इसमें अगर हमें पूछे कि आंकड़े, ऐसे कोई भी आंकड़ा दे दे और उसकी माध्यिका बोले कि माध्यिका होगी, तो सबसे पहले जो आंकड़े हैं उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखो, ये जो आंकड़ा है पहले से आरोही क्रम में लिखा हुआ है, 13 15 16 17 19 20। तो चलो इसको लिख लेता हूँ, 13 15 16 17 19 और 20, ये आरोही क्रम में है। अब देखो, अब हम लोग इनकी संख्या गिनते हैं कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले मैं फार्मूले के आधार पे बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ठीक इसकी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है भाई इनकी संख्या, यानी n बराबर 6 है, यानी क्या है, ये सम है। तो सम के लिए जो मीडियन यानी फार्मूला होता है माध्यिका का m बराबर, वो क्या होता है, वो फार्मूला आपका होता है n/2 वा पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वा पद, और होल बट्टे में 2। ये सम के लिए फार्मूला होता है, मतलब आपने गिना इनकी संख्या सम, यानी 6 है, n बराबर 6 है, यानी आपने गिना इनकी संख्या 6, यानी सम है, 6 एक सम संख्या है, तो इसके लिए ये फार्मूला आप लगा लो। और चलो, n/2 वा पद, यानी n का मान 6, तो 6/2 यानी 3, यानी तीसरा पद भाई, n/2 यानी 6 और बट्टे में 2 है। देखो n/2 है, तो यानी 6/2
यानी 3, यानी यहाँ पे 3 आएगा, यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद 16 है तो 16 रख दो और प्लस n/2 + 1, तो n/2 का मान हम लोग का 3 और प्लस 1 यानी चौथा पद, तो 1 2 3 4, चौथा पद 17, तो 17 और बटे 2, तो ये जोड़ो तो ये 16 और 16 दोनों पति 33 बटे ये 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप लोगों ने निकाल लिया 33 बटे 2। देखो यहाँ पे निकाला हुआ था, इसका मतलब सही एकदम निकाला हुआ था। ठीक, अब देखो ये तो सम के लिए हो गया, और विषम के लिए क्या होगा, तो विषम के लिए भी चलो चलते हैं। विषम के लिए जैसे आंकड़े दे दे, यहाँ पे कुछ आंकड़े मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 3 5 7, 1 2 3 4 5, चलो ये 5 आंकड़े हैं, यानी n बराबर 5 है, यानी n का मान अब यहाँ पे क्या है, विषम है। तो अब इसको कैसे हल करोगे, इसकी माध्यिका क्या होगी, तो इसकी माध्यिका सिंपल सा है, इसका भी फार्मूला होता है। ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है। कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, वो आपका होता है n+1/2वां पद। ठीक है, बस इतना सा फार्मूला होता है, n+1, यहाँ पे ये वाला मत लिख देना। ठीक है, देखो ऊपर ही +1 रहेगा और बटे 2, लेकिन इसमें साइड में रहेगा, यानी n/2 और फिर +1। क्लियर, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। अब देखो तो ये बराबर n+1, n बराबर 5 है तो 5 + 1 यानी 6 और बटे 2 है, यानी 2 3 6, यानी तीसरा पद, और तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद यहाँ पे 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप फार्मूले के आधार पे निकालना सीख गए, अगर आंकड़े मतलब सम हो या फिर विषम हो उनकी संख्या गिनने पे, तो इसका फार्मूले के आधार पे निकाल लोगे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, सबसे पहले देखो सम के लिए बताता हूँ। सम के लिए सबसे पहले आप संख्या गिनोगे कि इनकी संख्या कितनी है। जैसे ये सवाल था तो 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या 6 थी, तो संख्या n बराबर अगर 6 आ जाए यानी सम आ जाए, तो करोगे क्या, सबसे पहले इसमें देखो सम आ गई ना, तो सम के लिए आप क्या करोगे कि इसमें से जो भी n बराबर 6 आया है, तो इसमें से पहले आप 2 घटा दो, तो 4 बचा, तो 4 बचा यानी 4 पद हटाना पड़ेगा हमें, और दोनों तरफ से बराबर बराबर, तो 4 का आधा 2, यानी 2 पद इधर से हटा दो और 2 पद इधर से हटा दो। बीच में अब जो बचेगा हमेशा ऐसा होगा, 2 पद आपको बचेगा। ठीक है, तो उसको दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दो। ठीक, बस ये निकल कर आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे और भी मतलब मैं लिख लेता हूँ, जैसे बड़ा कोई, जैसे 1 5 7 9 2 3 4, नहीं 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 नहीं, इसको आरोही क्रम में फिर व्यवस्थित करना पड़ेगा। मैं आरोही क्रम में सीधे लिखता हूँ, 1 5 7 9 12 15 17, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई लिख लेता हूँ 17 के बाद 20। देखो इनकी संख्या एक सम हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n बराबर 8 हो गया। ठीक, तो n का मान 8 आ गया, तो इसकी मतलब ये सम हो गया। तो सम के लिए आप सीधे ये फार्मूला भी यूज कर इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है तो कैसे करोगे, तो मैंने बताया कि n बराबर जो भी आ जाए उसमें से 2 पहले हटा लो, तो इनमें से 2, n में से 2 हटाओगे, यानी n का मान 8 है, 2 हटाओगे तो 6 बचेगा, और 6 का आधा कर दो तो वो 3 आएगा। तो 3 इधर से पद आप हटा दो और 3 अंत से, 3 शुरू से 3 अंत से, और बीच में जो पद बचे, ठीक है, उन दोनों को जोड़कर, ठीक है, और 2 से भाग दे दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो सम के लिए आप शॉर्ट ट्रिक भी समझ गए, और फार्मूला वाला तो मैं पहले ही बता दिया। अब विषम के लिए, विषम के लिए सीधे सीधे आप जो बीच में एक पद बचता है उसी को छांट लेते हैं। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 था, तो 5 था, तो उसमें से भाई एक हम लोग का पद हटाते हैं तो 4 पद बचेगा, तो 2 इधर से कट दो, 2 इधर से, और बीच में जो बचा वो आंसर। जैसे अगर बड़ा मतलब लिखा रहे, बड़े नंबर कई सारे रहे, जैसे 1 5 7 9 12 15 16 17 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 पद है, n बराबर क्या है 9 है, यानी विषम पद है। तो इसके लिए एक तो आप ये जो फार्मूला मैंने बताया इस आधार पे भी ज्ञात कर सकते हो। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई विषम है, यानी n बराबर 9 है, तो इसमें से 1 हटा लो, यानी 8 हम लोग का बचा, और इसका आधा 4 होगा, तो 4 पद, 1 2 3 4 पद इधर से, और 1 2 3 4 पद इधर से, और जो बीच में बचा वही आंसर। समझ गए, ये एक तरह से बिना फार्मूले का भी, आपको फार्मूला नहीं मालूम है, ये एग्जाम में भूल जाते हो तो भी इसका आप निकाल सकते हो। तो चलो मैंने पूरा का पूरा इसका राज ही खोल दिया। ठीक, पूरा जैसे क्लास में बताया जाता है वैसे ही बता दिया पूरा। चलो भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 एकदम बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो गया। कैसे भी आपसे पूछे तो आप इसका आंसर निकाल लोगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूले के आधार पे भी निकाल लोगे, फार्मूला याद नहीं है तो बिना फार्मूले का भी निकाल लोगे। पूरा पूरा मैंने बता दिया डिटेल में। चलो अब इसके बाद हम लोग 19 नंबर करते हैं। ये प्रश्न क्या है कि यदि, देखो क्या है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27, ओके, कुछ प्रेक्षणों का हमें माध्य दे रखा है कि 27 है,
तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। ओके, देखो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, वो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, ठीक है। चलो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। तो बहुलक का मान हमें दे दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45, बहुलक 45 दिया है बराबर 3, माध्यिका का हमें मान भी पूछ रहा है, तो इसके जगह पे मैं एम ई शॉर्ट में लिख लेता हूँ माध्यिका की जगह पे, और माइनस 2 गुणे समांतर माध्य का मान दे रखा है, माध्य दे रखा है, यानी वही समांतर माध्य 27 दे रखा है। बस इसी को हल कर दो। तो देखो ये 45 बराबर, ये 3 से इसमें गुणा हुआ तो 3 ME, ठीक है। और ये माइनस, अब देखो 27 दूना के दूसरा 54 हो जाएगा ना, दूसरा 14 का 4, दूना 4 1 5, 54 हो गया, ठीक। अब ये देखो 54 इधर आएगा तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यानी 45 प्लस 54 बराबर 3ME हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3ME बराबर 45 प्लस 54, दोनों पक्षों को बदल देंगे, कोई चीज़ नहीं बदलेगा। अब देखो ये ME 3ME यानी 3 गुणे ME है, गुणा है, उधर जाकर बट्टा हो जाएगा, यानी ME बराबर, अब देखो ये दोनों जुड़ेगा 45 और 54, तो 5 4 9 और 5 4 99 हो जाएगा, और उधर से ये बट्टा में 3 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 33, तितली का 9 तितली 9 33, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलो तो 33 आंसर हो गया, ये आपका सेकंड वाला आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी, ओके, 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो ये भी ठीक है, इसका तो ऐसे ही सीधे आप छांट सकते हो कि 1/6, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो एक पासा है, पासे पे कितने नंबर होते हैं भाई, 1 से 6 तक होते हैं, 1 होता है, 2 3 4 5 6। तो चूंकि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है कि संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो देखो हम लोग के पास कुल परिणाम कितने हैं भाई, 1 2 3, मतलब पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो 6 हम लोग के पास कुल परिणाम है। और हमें क्या बोला जा रहा है कि जब पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी 3 से छोटी, तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से छोटी विषम संख्या भाई यही एक है, ये तो सम है, तो एक ही संभव मान है, तो यहाँ पे 1। अब देखो तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर यहीं पे कहता कि 3 से कम अंक आने की संभावना, तो 3 से कम अंक यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 करते और 2/3 कर देते, तो संभावना 1/3 हो जाती है, ठीक। तो ऐसे इसको सॉल्व करोगे, तो ये हम लोग का 1/6 हो गया। चलो ओके यार, तो चलो हमने क्या किया कि हमने 20 MCQ सॉल्व कर लिया। अब आगे हम लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, तो एक्चुअली अभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसी 20 MCQ को कराने में, तो सब्जेक्टिव हम लोग आगे के किसी अन्य वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं सोचा था कि बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन मैं काफ़ी डीप में चला गया हर एक क्वेश्चन का, तो लगभग आई थिंक 1 घंटे तो MCQ ही सॉल्व कराने में लग गए, ठीक है। मैं सोचा था कि 30 मिनट में मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में आप देख रहे थे मैं कितना डीप में जा रहा था, ठीक। तो चलो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जो सब्जेक्टिव है एक वीडियो में उसको कर लेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो में MCQ हो जाएगा और एक वीडियो में पूरा पूरा सब्जेक्टिव हो जाएगा, तो चलो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी कहूँगा अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आप बेल आइकन को भी दबा लेना, और लक्ष्य बैच आप जरूर ज्वाइन करना भाई, हमारी ऐप पे आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका ये जो बोर्ड का मॉडल पेपर है इसका भी अच्छे से PDF में, ठीक। और उसके अलावा आपको वहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर का पेपर जो है यानी 2023 का जो है सॉल्यूशन पूरा पूरा हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से PDF में। तो आप जरूर ज्वाइन करना, हमारी ऐप आप डाउनलोड कर लेना, UPMSP स्टडी कर है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।